श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में विवाह मिलापक पर बात किए थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम लोग विवाह मिलापक पर बात करेंगे। यह श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है ताकि विवाह मिलापक में किन बारीकियों पर ध्यान दिया जाए यह आपको पता चल सके। ज्योतिष विषय के अंतर्गत ज्योतिष विषय में जब आप कुंडली का मिलान करते हैं तो आप दो लोगों के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं और व्यक्तित्व के गुण दोषों को समझते हुए ज्योतिष विषय के अंतर्गत उनके तत्वों का समायोजन करते हुए आप यह समझने का प्रयास करते हैं कि अमुक अमुक व्यक्तित्व का व्यक्ति अमुक अमुक व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ एक साथ लंबे समय तक रह सकता है अथवा नहीं रह सकता है। यही प्रमुख उद्देश्य विवाह मिलापक का होता है। तो जो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है उसमें जब हम ज्योतिष विषय के अंतर्गत इस बात को देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका आती है, वह है तत्वों की। तत्व प्रमुखतया आपको पता है जब आप तत्वों की बात करते हैं तो पंच तत्वों की बात होती है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आकाश पांचवा तत्व है, परंतु जब हम ज्योतिष विषय पढ़ते हैं तो इस आकाश तत्व के लिए तो सिर्फ एक ग्रह को देखते हैं, वह है गुरु, और बाकी सभी तत्व जो हैं वह विभिन्न राशियों से और ग्रहों के माध्यम से हम देखते हैं। अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5, 9 अर्थात मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6, 10 अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वायु तत्व की राशियां हैं 3, 7, 11 अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और जल तत्व की राशियां हैं 4, 8, 12 अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इस प्रकार से 12 राशियों को इन 4 तत्वों के रूप में विभाजित किया गया, समझा गया, इनके अंदर गुणधर्म को समझा गया और तो उसके बाद फिर इन तत्वों को इन राशियों के साथ जो संबंध है इसको ज्ञात किया गया। इन तत्वों के माध्यम से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अग्नि तत्व के कारण व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है। पृथ्वी तत्व के कारण व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। वायु तत्व के कारण व्यक्ति बड़ा कल्पनाशील होता है और जल तत्व के कारण व्यक्ति में भावनात्मक संचार बढ़ता है। व्यक्ति बड़ा भावुक होता है, संवेदना के स्तर पर वह बहुत ही गहरा व्यक्ति होता है और यह गुणधर्म प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में यह चारों प्रकार के तत्व 12 प्रकार की राशियों से होती हैं और इनका इंटरेक्शन होता है स्वभाव से। यह 4 प्रकार की जो राशियां हमने बताई इसमें एक और फैक्टर लगता है, उस फैक्टर का नाम है स्वभाव। स्वभाव क्या है? चर, अचर, द्विस्वभाव। चर का अर्थ है चलायमान, निरंतर परिवर्तनशील। अचर का अर्थ है स्थिर हो जाना, रुक जाना अर्थात टिके रहना। और चलते रहने और टिके रहने के बीच में सह संबंध स्थापित करने वाला जो तत्व है, जो स्वभाव है, उसको कहते हैं द्विस्वभाव अर्थात आवश्यकता पड़ने पर चलता है और आवश्यकता पड़ने पर रुक जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के स्वभाव भी समझे गए हैं। तो चर राशियां जो आती हैं वो आती हैं 1, 4, 7, 10 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये सभी राशियां चर स्वभाव की हैं। और अचर राशि 2, 5, 8 और 11 अर्थात वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। और द्विस्वभाव राशियां हैं 3, 6, 9 और 12 अर्थात मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। इस प्रकार से 4 प्रकार के तत्व और 3 प्रकार के स्वभाव, 4, 3, 7, इसका कॉम्बिनेशन भी जब आप वर और वधू के लिए देखते हैं कुंडली तो उसमें इन तत्वों का, इन स्वभावों का समन्वय किस प्रकार से है यह भी देखा जाना आवश्यक है और इसके देखने की एक रीति है। तो वह रीति किस प्रकार से है वह मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, समान तत्व के लोग एक दूसरे के साथ लंबे समय तक अच्छे से रह पाते हैं, यानी कि तत्व दोनों का समान होना चाहिए। इसके अलावा सहयोगी तत्व की बात होती है।
जैसे आप किसी स्थान पर यदि आप अग्नि को जलाते हैं तो उस अग्नि के लिए यदि आप उस पर जल डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, परंतु यदि उसी अग्नि को आप हवा दे देंगे तो वह बढ़ जाएगी। अर्थात अग्नि तत्व का सहयोगी तत्व हो गया वायु तत्व और अग्नि तत्व का विरोधी तत्व हो गया जल तत्व। इससे क्या संबंध समझ में आता है? तो वह ये आता है कि एक व्यक्ति अगर स्वयं में अग्नि तत्व का बलवान है, अग्नि तत्व का है, तो उसका जीवन साथी या तो स्वयं में अग्नि तत्व का रहे या वायु तत्व का रहे, तो वह उन दोनों का विकास होगा। परंतु यदि विपरीत तत्व के व्यक्ति के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा तो जब अग्नि बढ़ जाएगी तो पानी उबलने लगेगा, और जब अग्नि बढ़ा दी जाएगी तो जल उबलने लगेगा, और यदि जल बढ़ा दिया जाएगा तो अग्नि बुझ जाएगी। अर्थात जल और अग्नि का संबंध अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से जल तत्व का जो सहयोगी तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। जल को किसी पात्र में रखते हैं, मिट्टी के पात्र में रखते हैं, तो वह जल के लिए पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जल तत्व और पृथ्वी तत्व एक दूसरे के लिए सहयोगी तत्व हैं। तो यह थॉट प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं और आप देखते हैं कि उसका लग्न अथवा चंद्र लग्न यदि 1, 5, 9 राशि में हो, अर्थात अग्नि तत्व की राशि में हो, तो जो उसका जीवन साथी होगा वह यदि 1, 5, 9 अथवा 3, 7, 11 यानी कि वायु तत्व की राशियों का हो तो वह बहुत उत्तम स्थिति समझी जाती है। इसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति का जन्म लग्न अथवा चंद्र लग्न यदि पृथ्वी तत्व का है, अर्थात 2, 6 और 10 इन लग्नों का है, इन राशियों में यदि चंद्रमा बैठा है, तो उसका जो जीवन साथी हो वह यदि इन्हीं समान तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व की राशियों अर्थात 2, 6, 10 अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि में स्थित हो, अथवा सहयोगी तत्व में, सहयोगी तत्व का अर्थ है कि वह उपस्थित हो, लग्न जो उपस्थित है वह होनी चाहिए जल तत्व की। जल तत्व में कौन सी राशियां आती हैं? तो 4, 8, 12 अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व के साथ जल तत्व को भी जोड़ा जाता है। तो यह एक प्रकार का राशियों का एक समन्वय है आपस में, और इन राशियों के लोग आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके संबंध लंबे समय तक चलते हैं, कूल रहते हैं और वैवाहिक जीवन में गतिरोध कम उत्पन्न होते हैं। यह एक बहुत अच्छा ज्योतिष का संकेत है। ज्योतिष विद्या आपको संकेत के माध्यम से अपनी बात बताती है, तो मैंने आपको यह एक विशेष संकेत की बात बताई। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप वर और वधू की कुंडली देख रहे हैं तो चारों प्रकार की राशियां आप लिख लीजिए और दोनों के प्लैनेट्स को उसमें लिखिए। यह याद रखिए कि प्रमुखता एक तत्व की भले हो, परंतु दोनों को जोड़ करके सभी तत्वों में कोई न कोई ग्रह अवश्य आ जाए। यदि किसी एक तत्व की कमी हो जाएगी तो भी जीवन में संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जब आप दो लोगों की कुंडली मिलाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि दोनों लोगों की कुंडली में मैक्सिमम सभी ग्रह सभी तत्वों को स्पर्श कर लेवें, सभी तत्व की राशियों में उपस्थित हों, ताकि जीवन में किसी एक विशेष तत्व की कमी न हो जाए। ऐसा संकेत करती है ज्योतिष विद्या, ऐसा संकेत करती है। तो इस तरीके से भी बहुत गहराई से समझा जाता है। इसी प्रकार से स्वभाव का समायोजन होता है, अर्थात चर अचर द्विस्वभाव के हिसाब से प्रयास करिए कि दोनों की कुंडली में जो ये प्लैनेट्स बैठे हैं वह सभी स्वभाव को स्पर्श कर लें। यदि कोई एक स्वभाव मिसिंग हो जाए, एक स्वभाव में प्लैनेट्स ना बैठते हों और किसी एक ही स्वभाव में अधिकतर प्लैनेट बैठ जाएं, तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि इन लोगों के जीवन में यह स्वभाव बहुत प्रभावी हो गया। और जब एक स्वभाव बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो इसका अर्थ है कि दूसरे स्वभाव शून्य होते जा रहे हैं, तो संतुलन की स्थापना नहीं हो रही है।
इसमें क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि सब चर राशियों में ही प्लैनेट बैठे हों तो जीवन निरंतर चलायमान हो जाएगा, परंतु स्थायित्व तो नहीं रहेगा। और यदि सभी प्लैनेट्स स्थायी राशियों में ही जाकर के बैठ जाएंगे तो फिर जीवन इतना स्थिर हो गया कि उसमें गतिशीलता नहीं है। यह बात बहुत ही गहराई से समझने की है। आज हमने आपको ज्योतिष विषय के अंतर्गत कुछ विशेष बातें जो कि विवाह मेलापक में आवश्यक होती हैं वह मैंने बताया। इसके आगे भी यह श्रृंखला जारी रहेगी, जो कि मैं अभी तक जो नहीं बता पाया हूं वो आगे आगे बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष विद्या बहुत बृहद है। हम लोग इसके अंश मात्र को भी नहीं जानते हैं, इसलिए इसमें निरंतर अध्ययन की आवश्यकता है, गहरे अध्ययन की आवश्यकता है और अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए कुंडली मिलाने के लिए यदि कोई अनुभवी व्यक्ति मिले तो उनके माध्यम से निर्णय लेना ज्यादा उत्तम रहेगा, श्रेयकर रहेगा। अन्यथा आप कुंडली न मिलाएं और ईश्वर की मर्जी पर आगे बढ़ें, क्योंकि जो स्वयं से कुंडली मिला रहे हैं लोग, उनमें हो क्या रहा है कि लोग स्वयं से तो अच्छी कुंडलियां खुद ही काट देते हैं और वह कुंडलियां जिनमें मिलने की संभावना नहीं रहती उनको लेकर के ज्योतिषी जी के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या फायदा। तो इससे अच्छा है कि फिर भाई आप कुंडली मिलाएं और वह गलत मिल जाए और फिर उसके बाद फिर वैवाहिक जीवन में आप यह सोचें कि हमने तो कुंडली मिलाई थी, तो यह तो कोई सही बात नहीं है तरीका। मेरा ये कहना है कि भाई किसी प्रक्रिया को फॉलो करिए तो पूर्ण रूपेण फॉलो करिए। किसी विद्या का, किसी शास्त्र का यदि प्रयोग करिए तो पूर्ण रूपेण प्रयोग करिए। अन्यथा वही है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावई शाखा। अर्थात जो भगवान जी ने रच रखा है वही होगा। उन भगवान जी के प्रति श्रद्धा भावना को अर्पित करते हुए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा मस्तिष्क का, विद्या का प्रयोग करके। और आप यह सोचें कि आप अपने जीवन में लिखी हुई बात को बहुत ज्यादा बदल देंगे तो घने प्रारब्ध को बदलना मुश्किल है। हाँ, हल्के प्रारब्ध बदल जाते हैं, प्रयास से, पुरुषार्थ से हल्के प्रारब्ध बदल जाते हैं। मगर यदि कोई घना प्रारब्ध है तो फिर तो उसको व्यक्ति भोगता ही है। ऐसा भी थॉट प्रोसेस है ज्योतिष विषय के अंतर्गत। इसलिए गहरे प्रारब्ध की बात यदि है तो वहां बात अलग हो जाती है। अन्यथा गहरे प्रारब्ध नहीं दिख रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सबका वैवाहिक जीवन सफल हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज का यह वीडियो संपन्न कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। मैं आगे भी इस विषय पर निरंतर चर्चा करता रहूंगा। मैं इस पर प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष और भी वीडियोस जो वैवाहिक जीवन से संबंधित है वह लेकर के आऊं। इसके अतिरिक्त मैं ज्योतिष विषय के अन्य विषयों पर भी आपसे चर्चा करता रहता हूं। आपके समक्ष ज्योतिष विद्या की गूढ़ बातों को आपके समक्ष प्रकट करता रहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आया होगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।